हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 के कारणों के बारे में जानेंगे। पहले प्रथम विश्व युद्ध को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या फिर ग्लोबल वार या ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ऐसा वॉर जो वार टू एंड ऑल वार्स, ऐसा कहा जाता था कि ये ऐसा युद्ध है जो सारे युद्धों को खत्म कर देगा। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे, लगभग 37 देश, जिसमें पूरा विश्व 2 ग्रुपों में बट गया था। पहला सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया आदि देश थे। और दूसरा जो था एलाइज पावर, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका, फ्रांस, रसिया, इटली, जापान आदि देश थे। इस युद्ध में बहुत आधुनिक किस्म के हथियारों का प्रयोग हुआ था, जैसे मशीन गन, टैंक्स, प्लेन्स आदि। ठीक है। और इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ये 4 वर्ष तक युद्ध चला था। इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग हताहत हुए थे। डेथ और डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा था कि ये दुनिया के सबसे विनाशकारी और भयानक घटनाओं में से उस समय में एक था। ठीक है। पहले विश्व युद्ध में हम यहाँ देखते हैं कि किसने किसने भाग लिया था, जिसमें सेंट्रल पावर है यानी कि धुरी राष्ट्र, और एलाइज अर्थात मित्र राष्ट्र। सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया। और मित्र राष्ट्रों में रसिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बाद में शामिल हुआ था 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध के कोई एक कारण नहीं था, इसके कई कारण थे। ये इतना बड़ा युद्ध था कि सिर्फ एक कारण से इस युद्ध की शुरुआत नहीं हो सकती थी। बहुत से कारण थे जिसने इस युद्ध को जन्म दिया था, जैसे कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, जनमत एवं समाचार पत्र अर्थात सोशल मीडिया, तत्कालीन कारण। इसके 4 प्रमुख रीजन थे। इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद अर्थात वन कंट्री टेकिंग ओवर अदर कंट्रीज। जर्मनी वाज द मेन कंट्री एट दिस टाइम। साम्राज्यवाद के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है और दूसरे के उपनिवेशों को भी उस समय हड़पने की कोशिश की जा रही थी। अपने उपनिवेश ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश की जा रही थी। मिलिटरिज्म, सैनिकीकरण, द डेवलपमेंट ऑफ आर्मीज एंड वेपन्स। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बड़े बड़े देश अपने आर्मीज को स्ट्रॉन्ग करने में और नए नए हथियारों के आविष्कार में लग गए थे। एलाइज सिस्टम, कंट्रीज ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल डिफेंस। एक ऐसा सिस्टम था, एक गुप्त संधियों का सिस्टम जो कि बिस्मार्क के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें विभिन्न देश अपने फ़ायदा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, एक दूसरे की रक्षा के लिए। और ये नेशनलिज्म, अ डिवोशन टू द इंटरेस्ट एंड कल्चर ऑफ one's own country over all others। ये जो राष्ट्रवाद था, ये सिंपली राष्ट्रवाद नहीं था, ये उग्र राष्ट्रवाद था। अपने देश के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपने देश के ही भलाई लोग को सोचते थे और किसी भी देश का कितना भी बुरा हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं था। ये ऐसी भावना थी।
इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कारण थे, जैसे अनबैलेंस ऑफ यूरोपियन पावर, एनिमिटी बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड कंटेम्प्ररी कॉज, अर्थात तात्कालिक कारण। ठीक है। अनबैलेंस ऑफ यूरोपियन पावर, यूरोपियन पावर का अनबैलेंस होना क्या था? जर्मनी की जो नई विस्तारवादी नीति थी वो बिस्मार्क के रिजाइन करते ही शुरू हो गई थी। जर्मनी के सम्राट विल्हेम सेकेंड ने 1890 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की थी, जिसके अंतर्गत जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए गए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यूरोपियन पावर अनबैलेंस हो गया। पूरे विश्व के देशों ने जर्मनी को उभरते हुए खतरे की तरह देखा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। ओके। एनिमिटी बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता। फ्रांस और जर्मनी के बीच शत्रुता जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रांस को हरा के, तभी से चली आ रही थी। जब तक बिस्मार्क रहा उसने एक ऐसी नीति अपनाई कि फ्रांस को वो पूरे विश्व में अकेला करके रखे हुए था और सभी को अपना दोस्त बना के रखे हुए थे ताकि फ्रांस उसके विरुद्ध खड़ा न हो सके। लेकिन जब बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर नहीं रहा, तब मौका मिलते ही फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध एक गुट का निर्माण कर लिया, ब्रिटेन और रशिया के साथ मिलकर। साम्राज्यवाद में आप लोग देखते हैं कि किस तरह से अफ्रीका एशिया का बंटवारा कर रहे थे ये यूरोपियन कंट्री, और इस चक्कर में चूँकि कच्चे माल की ज़रूरत सभी बड़े बड़े राष्ट्रों को थी, वहाँ पर औद्योगिकीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। तो वो क्या करते हैं कि उपनिवेश स्थापित करने के लिए अफ्रीका और एशिया की तरफ देखते हैं, लेकिन पहले से ही वहाँ उपनिवेश काफ़ी सारे स्थापित हो गए थे अन्य यूरोपियन कंट्री की। तो ये इटली और जर्मनी ने एक नई उपनिवेश विस्तारवादी नीति अपनाई और इस नीति के अंतर्गत दूसरे के उपनिवेश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने की नीति थी। ठीक है, जिसने संपूर्ण विश्व में मतभेदों को जन्म दिया और प्रथम विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया विश्व को। सैनिकीकरण अर्थात मिलिटेरिज्म में क्या होता है कि तो ये जो देश थे वो अपनी सेना को काफ़ी मजबूत करना चाहते थे। सैन्य निर्माण की दिशा में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी सेना में काफ़ी वृद्धि कर ली थी और जिसने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। ये लोग जब जर्मनी ने अपनी नाविक शक्ति भी काफ़ी बढ़ा ली, अपनी नेवीज़ को भी काफ़ी बढ़ा लिया, तब ब्रिटेन के भी कान खड़े हो गए। एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स, आप लोग जानते हैं कि ये एक मौलिक कारण था। दो विरोधी खेमों में यूरोप का विभाजन इसी कारण से हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में एक समझौता हो रहा है। ठीक है, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी ने एक गुट का निर्माण किया था। फिर इसने 1882 में 1882 में इटली को भी इसने मिलाकर एक ट्रिपल अलायंस बनाया था। ठीक है, ट्रिपल अलायंस बनाया जिसको इस ट्रिपल अलायंस जो बनाया इसके ही विरोध में, चूँकि ये ट्रिपल अलायंस फ्रांस के विरोध में जर्मनी बना रहा था, फ्रांस से ही अपने जर्मनी की रक्षा के लिए बना रहा था। तो जैसे ही मौका मिला फ्रांस को, इसने भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ अर्थात इंग्लैंड के साथ 1904 में एक संधि कर ली और फिर जाके रसिया को भी उसने 1907 तक
इंग्लैंड भी इसमें जुड़ गया। पहले फ्रांस और रशिया में हुई थी संधि, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड और रशिया के बीच भी संधि हो गई। इस तरह से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन तीनों की एक ट्रिपल एंटिटी तैयार हो गई जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के विरोध में। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से रसिया के साथ सर्बिया के इंटरेस्ट थे। रसिया ने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी और उसने इनके साथ फ्रांस के साथ और ब्रिटेन के साथ भी संधि कर रखी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुल्गारिया ने ऑटोमन एम्पायर के साथ और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि कर रखी थी। जर्मनी ने इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर के साथ संधि कर रखी थी। इस तरह से ये सारे देश आपस में विभिन्न संधियों के द्वारा जुड़े हुए थे। जब विश्व युद्ध छिड़ा, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक किया तो सर्बिया की सहायता के लिए रसिया आगे आ गया। फिर रसिया की सहायता के लिए फ्रांस, ब्रिटेन आ गए और बुल्गारिया की सहायता के लिए, ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए जर्मनी सामने आ गया, ठीक है। फिर जर्मनी की सहायता के लिए ऑटोमन एम्पायर आगे आ गया। इस तरह से ये युद्ध जो शुरू हुआ था दो देशों के बीच में, वो विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद किस तरह से एक प्रभावशाली कारण था। एक्सट्रीम प्राइड इन वंस ओन कंट्री, नेशन और पीपल, मतलब गर्व करना, लेकिन एक्सट्रीम जब हो जाता है किसी चीज़ का तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ये था जर्मनी और इटली का एकीकरण। आप लोग को पता है कि राष्ट्रवाद के आधार पर किया गया था और बाल्कन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि जैसे ही बाल्कन क्षेत्र में स्थिति कम पड़ी थी, तुर्की साम्राज्य की कमज़ोर पड़ी थी स्थिति, तो उस बाल्कन क्षेत्र में जो देश थे वो स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिए थे। बोस्निया में जो रहते थे लोग, स्लाव लोग, वो ऑस्ट्रिया हंगरी में नहीं शामिल होना चाहते थे, ये सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। और रूस का भी मानना था कि अगर स्लाव लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से मुक्त हो जाएंगे, तुर्की से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो ये रूस के प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि रूस में स्लाव जाति के लोग काफ़ी हैं। इसलिए रूस ने स्लाव या सर्ब स्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के मध्य संबंधों में विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। एक अन्य कारण है लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद या उग्र राष्ट्रवाद पे कंट्रोल कर सके। विभिन्न देशों के बीच जो भी विवाद उत्पन्न होते थे, उन विवादों को सुलझाने का कार्य कर सके, जैसे कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, ठीक है। तो उस समय विश्व के सभी देश अपनी मनमानी कर रहे थे, जिससे विश्व के यूरोपीय देशों की राजनीति में अराजकता की भावना उत्पन्न हो गई। रोल ऑफ सोशल मीडिया भी इस युद्ध को स्टार्ट करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण हाथ रखता है। राष्ट्रों में जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको फैलाने में समाचार पत्र प्रमुख हाथ बटा रहे थे। समाचार पत्रों ने घटनाओं को प्रस्तुत करने का ऐसा मार्ग अपनाया था जिससे जनता में उत्तेजना फैलती थी और शांतिपूर्ण ढंग से किसी समस्या का समाधान असंभव हो जाता था। इसी कारण युद्ध छिड़ने के पूर्व यूरोप का जो राजनीतिक वातावरण था वो अत्यंत ही क्षुब्ध था। इसलिए ऐसी स्थिति में महायुद्ध का विस्फोट कोई भी आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। तो किस तरह से इस महायुद्ध का विस्फोट हुआ, कैसे स्पार्क हुआ? ये हुआ था 1914 में। कब? जब
ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। ये हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। सभी देश एक दूसरे की मदद करने के लिए एक एक करके आगे आ गए और ये युद्ध जो कि शुरू हुआ था 28 जुलाई को 1914 में, वो 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। ये इतना ज़्यादा विनाशकारी था कि आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक क्षति हुई थी। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके परिणामों के बारे में बताऊंगी। थैंक यू। आप लोग ज़रूर कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।